नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों, इसमें हमने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर किया है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका RCFL का एग्ज़ाम होने वाला है, NFL से जुड़ा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेल, इसरो, DRDO, UPPCL, TG2, स्टेट PCL, कहीं का भी एग्ज़ाम हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, यहाँ पर सारे आपके प्रश्न उससे उससे संबंधित कवर होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप वीडियो पे आएँ तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए, जैसे कि मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि आज का हमारा प्रश्न है, काम के लिए वॉइस का चयन डेड डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर जो कि कब्जे के आकार पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि वॉइस का चयन कब्जे के आकार पर निर्भर करता है और यह कई प्रकार की होती है। इसका साइज जाप के साइज से लिया जाता है, जो कि कुछ प्रमुख वॉइस के नाम इस प्रकार हैं। जैसे कि बेंच वॉइस के बारे में देखते हैं, इसको समांतर वॉइस भी कहते हैं। इसका उपयोग सभी प्रकार की चीज़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट आपका दिया गया है पाइप वॉइस। यह पाइप काटने और चूड़ी बनाने के समय पकड़ने में काम आती है। अगला आपका मशीन वॉइस होती है। अगला आपका दिया गया है लाइन वॉइस। यह ओवरहेड तारों को पकड़ने के काम में आती है। अगला पॉइंट है जो कि हैंड वॉइस। अगला पिन वॉइस जो होती है। इस प्रकार ये सारे भाग आप देख चुके हैं। अगला प्रश्न, पावर हेक्साब्लेट। पावर हेक्साब्लेट जो धातु काट आरी की मोटाई डेड डैश होती है। सही उत्तर जो कि 1.27 सेंटीमीटर से लेकर 2.54 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि हेक्साब्लेड यानी धातु काट आरी, लोहा आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाले हस्त औजार हैं। इसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम, हैंडल, उच्च कार्बन इस्पात ब्लेड तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है। इसके ब्लेडों की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। पावर हेक्सा ब्लेड जो कि धातु काट आरी की मोटाई 1.27 mm से लेकर 2.54 mm तक होती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग कैलिपर के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? सही उत्तर स्टील पैमाना। इसका प्रयोग हम करते हैं, जो कि यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि स्टील रूल एक मौलिक मापक साधन है और इसका प्रयोग जो है डिस्टेंस यानी दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि ज्यामिति, टेक्निकल ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंस्ट्रक्शन में होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्षेत्र पृष्ठ की वक्रता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर जो कि हम गुनिया का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का मान तापमान में वृद्धि के साथ गैर रैखिक रूप से घटता है? सही उत्तर थर्मिस्टर। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि थर्मिस्टर का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अतः इसका प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ गैर रैखिक रूप से घटता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के संयोजनों में से एक नहीं हो सकता? सही उत्तर सिरेमिक रॉड। देखते हैं, जो कि इसका पूरी व्याख्या है। सिरेमिक एक भिन्न प्रकार का पदार्थ है जिसका उपयोग कार्बन कंपोजिशन में नहीं किया जाता है, जबकि इंसुलेशन, फिलर एवं रेजिन बाइंडर में काम में कार्बन कंपोजिशन का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, आमतौर पर किस प्रकार के प्रतिरोधों का उपयोग शक्ति परिपथ में होता है? सही उत्तर आपका है जो कि वायर बाउंड प्रतिरोध का प्रयोग होता है। देख लेते हैं, जो कि वायर बाउंड प्रतिरोध यानी तार कुंडलित प्रतिरोध में यूरेका या मैग्नीन का उपयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर धातु के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग तभी किया जाता है जब उच्च शक्ति रेटिंग आवश्यक हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिरोधों में प्रदीपन की तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रतिरोध घटता है? सही उत्तर एलडीआर। एलडीआर में आपका प्रतिरोध घटता है जब
एलडीआर पर यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर पर प्रकाश पड़ता है तो एलडीआर अंधेरे में कई हजार ओम से अपने विद्युत प्रतिरोध को केवल कुछ 100 ओम में बदल देता है। एलडीआर कैडमियम सल्फाइड अर्धचालक सामग्री का बना होता है। अगला प्रश्न, दो टर्मिनल वाले परिवर्ती प्रतिरोध को कहते हैं? सही उत्तर थर्मिस्टर कहते हैं। दिए गए विकल्पों में दो टर्मिनल वाले परिवर्ती प्रतिरोध को थर्मिस्टर कहते हैं। इसका ताप गुणांक जो है ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, कार्बन संरचना प्रतिरोधी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर 1,00,000 ओम और 1 वाट ये आपका है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है जैसा कि स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए क्या है आपको बताना है। सही उत्तर जो कि आई यानी धारा रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पर V बराबर आई आर फार्मूला होता है, I बराबर V अपान आप आर कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कौन सा नियम यह बताता है कि जब ताप नियत होता है तो डीसी बंद परिपथ में धारा और वोल्टेज समानुपाती होते हैं और यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही उत्तर ओम का नियम ये लागू होता है यहाँ पर। जैसे कि ओम का नियम भौतिक राशियों यानी तापमान तथा दबाव के नियत रहने पर किसी डीसी बंद परिपथ में सप्लाई वोल्टेज और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती यानी वोल्टेज धारा के समानुपाती, जो कि यह KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ पर नियम पर आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है, जो कि फार्मूला आप तो जानते ही होंगे। I बराबर V अपान आर होता है या V बराबर आई आर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, ओम का नियम अर्थात आई अल्फा जो कि आई प्रोपोर्शनल वोल्टेज किसके लिए लागू होता है? सही उत्तर जो कि एक स्थिर सुचालक धातु के लिए लागू होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ओम का नियम अर्थात धारा समानुपाती वोल्टता एक स्थिर सुचालक धातु के लिए लागू होता है। यह नियत दाब तथा ताप पर लागू होता है। वास्तव में यह रेखीय अवयवों पर लागू होता है। अगला प्रश्न, VI ग्राफ किसके लिए एक सीधी रेखा है? सही उत्तर कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए एक सीधी रेखा होती है। VI ग्राफ एक सीधी रेखा में दिए गए विकल्पों में कॉपर इलेक्ट्रोड का होता है जो ओम के नियम का पालन करता है। ओम का नियम केवल नियत दाब तथा ताप पर लागू होता है। अगला प्रश्न, जब कोई विद्युत परिपथ विवृत परिपथ हो तो वोल्टता डैश होगी। सही उत्तर अधिकतम होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जबकि विद्युत परिपथ विवृत परिपथ यानी ओपन सर्किट होने पर उसमें वोल्टता का मान अधिकतम तथा धारा का मान न्यूनतम हो जाता है। इसी प्रकार विद्युत परिपथ के लिए लघु परिपथ होने पर उसमें वोल्टता का मान न्यूनतम तथा धारा का मान अधिकतम हो जाता है। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलो वाट आवर प्रति वर्ष है और बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति किलो वाट आवर है तो 2 वर्ष की बिजली का खर्च कितना होगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि आपका यहाँ पर फार्मूला होता है। यहाँ पर जैसे कि वाट इंटू घंटा इंटू टाइम होता है, जो कि यहाँ पर रख के मान निकालेंगे। इस प्रकार आपका आ जाएगा 680। राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न जो कि दिया गया है, किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होती है? सही उत्तर जो कि एक स्विच की सिर्फ आवश्यकता होती है सीरीज में है। अगर पैरेलल में होता तो सभी अलग अलग स्विच के लिए मान लो सभी अलग अलग स्विच प्रयोग किए जाते हैं। किसी शक्ति परिपथ में जुड़े 3 सीरीज लैंपों को नियंत्रित करने के लिए एक स्विच की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार दिया गया है डायग्राम में, जो कि यदि स्विच बंद रहेगा तो तीनों लैंपों में प्रकाशित होंगे और यदि खुला होगा तो परिपथ खुला परिपथ हो जाएगा और लैंप प्रकाशित नहीं होगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि 1000 वाट और 220 वोल्ट विद्युत तापक का प्रतिरोध है। फार्मूला जैसे कि आपको मैं बता दूं R बराबर V स्क्वायर अपान P होता है, जो कि यहाँ पर वाट दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है। R बराबर V स्क्वायर अपान P, V स्क्वायर कितना मतलब 220 है तो इसका वर्ग कर देंगे, 2 बार लिख देंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपका 220 बटे यहाँ पर 1000 से भाग देंगे। इस प्रकार आप
सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 48.4 ओम निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न माध्यमों में से किस माध्यम में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है? सही उत्तर जो कि वायु में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है। वायु में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है लगभग, यहाँ पर देख सकते हैं 1.00059 होती है। ये लगभग इकाई होती है। अगला प्रश्न, एक बढ़िया परावैद्युत का विसरण कारक डिसिपेशन फैक्टर कोटि का होता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 0.0002 होता है। फिर से एक बार आपको बता दें जो कि आपको ये मान लो डाटा याद रह जाए, अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप आसानी से इसे कर पाएँ। एक अच्छे परावैद्युत विसरण का कारक जो है यहाँ पर देख सकते हैं 0.0002 कोटि का होता है। अच्छे कुचालक का अव्यय कारक जो यहाँ पर देख सकते हैं इस श्रेणी का होता है। अव्यय कारक अव्यय प्रणाली में ऊर्जा हानि की दर को मापता है। विद्युत ऊर्जा सभी परावैद्युत पदार्थ में ऊष्मा के रूप में खर्च होती है। अगला प्रश्न, कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा? सही उत्तर जो कि कागज़ जो है सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जैसे कि कागज़ सबसे कम वोल्टेज झेल सकता है। कागज़ प्रकार का कुचालक समानता परमामैग्नेट कैपेसिटर मोटरों में किया जाता है, जो कि सिंगल फेज मोटरों के प्रकार में इन कैपेसिटरों का मान लगभग 1 से लेकर 3 माइक्रोफैरड तक समानता रहता है। अगला प्रश्न, यदि कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलाम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्षमता डैश होगी। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसकी क्षमता आप यहाँ पर निकालना, जो कि क्षमता देख रहा तो यहाँ पर आपका C बराबर Q/V फार्मूला होता धारतीय क्षमता। तो फार्मूले पर मान रखेंगे, इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 0.024 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, किसी कैपेसिटर के चार्ज यानी Q और वोल्टेज और कैपेसिटर के बीच का संबंध डैश है। C बराबर Q/V होता है, आप सभी को पता होगा, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अभ्रक, एस्बेस्टॉस और फाइबर ग्लास वर्ग डैश प्रकार के विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण हैं। सही उत्तर वर्ग बी के उदाहरण है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभ्रक जो है, अभ्रक, एस्बेस्टॉस और फाइबर ग्लास वर्ग जो है क्लास बी प्रकार के विसंवाहक पदार्थ होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल के उदाहरण इस प्रकार देख सकते हैं। वर्ग बी के अंतर्गत आने वाले इंसुलेटर का कार्यकारी तापमान 130 डिग्री तक होता है और इंसुलेटर का वह पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी कुचालक होते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि इस प्रकार है, केबलों की डाइलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग डैश पर प्राप्त करने की विधि है। सही उत्तर जो कि कैपेसिटेंस ग्रेडिंग के लिए प्राप्त करने की विधि है। धारतीय ग्रेडिंग यानी कैपेसिटर ग्रेडिंग केबल को डाइलेक्ट्रिक ग्रेडिंग प्राप्त करने की एक विधि है। केबल के परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक में एक समान परावैद्युत तनाव यानी यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्राप्त करने की प्रक्रिया केबल की ग्रेडिंग कहलाती है। केबल के ग्रेडिंग दो विधियां होती हैं, जैसे कि कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग होती है। अगला प्रश्न, एंटीमनी डैश का उदाहरण है। एंटीमनी जो है आपका अनुचुंबकीय उदाहरण होता है। जैसा कि यहाँ पर एंटीमनी अनुचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा थोड़ा बहुत आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनकी परमेबिलिटी एक से थोड़ी अधिक होती है और इनकी चुंबकीय संवेदनशीलता धनात्मक होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, केबल में इसका उपयोग करने के अलावा एक कंड्यूट सील में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई इसमें कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर 5/8 से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, एक कंड्यूट सील में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई 5/8 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। कंड्यूट आग में की लपेटों गैस वाष्प प्रवेश से रोकने के लिए कंड्यूट सील का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैसे कि एक RLC सीरीज परिपथ में अनुनाद पर प्रतिबाधा Z डैश के बराबर होता है।
सही उत्तर आर के बराबर होता है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं जो कि अनुनाद आर एल सी सीरीज परिपथ में अनुनाद बराबर यानी एक्सएल बराबर एक्सी होता है। फार्मूला जेड बराबर देख सकते हैं जो कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा जो कि इसका फार्मूला होता है। आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, एक प्रेरक की प्रतिबाधा एक विशिष्ट आवृत्ति एफ पर एक संधारित्र की तुलना में दुगना है, अगर उन्हें श्रेणी में जोड़ा जाए तो अनुनादी आवृत्ति क्या है। चलिए इसे देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एफ अपान रूट 2, इसका उत्तर है। एक प्रेरक की प्रतिबाधा एक प्रविष्ट आवृत्ति एफ पर एक संधारित्र यानी कैपेसिटर की तुलना में दुगना है, तो अगर उसे श्रेणी में जोड़ा जाए तो अनुनादी आवृत्ति एफ बटे रूट 2 प्रेरक प्रायः धारा परिवर्तन का विरोध करती है। अगला प्रश्न, किसी ज्ञात तरंग में 15 डिग्री से 15 डिग्री और 30 डिग्री पर तात्क्षणिक मान 2 एम्पियर और 6 एम्पियर है, तो 165 डिग्री पर ज्या तरंग की तात्क्षणिक मान क्या होगी। जैसे कि यहाँ पर पूरा मान दिया गया, फार्मूले पर आपको मान रखना है जो कि इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर आपका 100, जैसा कि यहाँ पर आपका 2 एम्पियर सही उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर, तात्क्षणिक मान आपका जो है 2 एम्पियर सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस प्रकार बना हुआ है, ये यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक साधारण 40 वाट और 120 वोल्ट प्रदीप्त यानी इनकैंडिसेंट लैंप को जलाने के लिए कितने एम्पियर की आवश्यकता होती है, आपको बताना है। जैसा कि इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपका धारा निकालने है आई बराबर वी अपान, यहाँ पर मैं आई बराबर पी अपान वी कास फाई होता है, यानी आप पी बराबर वी आई कास थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर 0.3 एम्पियर उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं और ये सारी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और लाइक किए बिना तो बिल्कुल ही मत जाया करिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कोई भी इलेक्ट्रिशियन से संबंधित एग्ज़ाम हो, यहाँ से उठा लेना 2-4 PDF, अधिक से अधिक यहीं से प्रश्न आपके मिलते हैं। चलिए, जैसा कि किसी SF6 सर्किट का ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज डेड डैश के होता है, सही उत्तर जो कि 36 किलो वोल्ट से लेकर 760 किलो वोल्ट तक होता है। जैसा कि SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज 36 किलो वोल्ट से लेकर 760 किलो वोल्ट तक होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर PPE का पूरा नाम क्या है, सही उत्तर जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। चलिए, PPE का पूरा नाम जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न, मोटर ओवरलोड रिले का उपयोग आमतौर पर डेड डैश के लिए किया जाता है, सही उत्तर अति भार संरक्षण के लिए किया जाता है। मोटर ओवरलोड रिले का उपयोग आमतौर पर अधिक भार संरक्षण के लिए किया जाता है। ओवरलोड रिले की संरचना इस प्रकार की बनाया जाता है कि यह पूर्व निर्धारित मान की अपेक्षा भार धारा का मान बढ़ जाने पर उत्तेजित हो जाती है और NC संयोजकों द्वारा परिपथ को विसंयोजित कर देती है। अगला प्रश्न, फ्यूज तार में डेड डैश प्रतिरोधकता और डेड डैश गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार में जो है आपकी प्रतिरोधकता जो होती है निम्न होती है और इसका जो गलनांक भी होता है निम्न होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। पूरी जानकारी देखते हैं। फ्यूज में निम्न प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होता है और फ्यूज की तार की जो रेटिंग होती है सामान्यतः एम्पियर में होती है। फ्यूज तार को यानी फेज के सीरीज क्रम में संयोजित किया जाता है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण अवयव होता है और फ्यूज में जो है लेड 37% और टिन जो होता है 63% के मिश्रण से बनाया जाता है। फ्यूज के लिए सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर भी प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज डेड डैश पर होती है, सही उत्तर 36 किलो वोल्ट से लेकर 760 किलो वोल्ट तक होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज 36 किलो वोल्ट से लेकर 760 किलो वोल्ट तक होती है। SF6 का पूरा नाम होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होता है।
SF6 टाइप सर्किट ब्रेकर एक विश्वसनीय तथा उच्च वोल्टेज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, उस बैटरी को क्या कहते हैं जिसका आवेश विसर्जन के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है। सही उत्तर वो तो द्वितीयक सेल होते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिनका आवेश विसर्जन के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाता है। इनका EMF अधिक होता है, यह उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक गीली बैटरी यानी वेट सेल है। सही उत्तर जो कि लेड एसिड बैटरी जो होती है यह आपकी गीली बैटरी होती है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब भरा होता है। लेड एसिड बैटरी को गीली बैटरी यानी वेट सेल कहा जाता है। लेड एसिड सेल कठोर रबड़ के पात्र में बनाया जाता है। इसमें धन तथा ऋण प्लेटों के दो समूह होते हैं। धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम होती है। प्रत्येक धन प्लेट दोनों ओर से कार्य कर सकते हैं, इसलिए ऋण प्लेटों की संख्या एक से अधिक रखी जाती है। अगला प्रश्न, बैटरी संचायक में एक प्रकार के लेड एसिड टाइप और अन्य प्रकार हैं। सही उत्तर निकिल कैडमियम और निकिल आयरन बैटरियां हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बैटरी के संचायक सेलों में एक प्रकार की लेड एसिड टाइप और अन्य प्रकार के निकिल कैडमियम के निकिल आयरन बैटरी होती है। जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुनः आवेशनीय सेल का एक उदाहरण है। सही उत्तर लेड एसिड जो है आपका एक पुनः आवेशनीय उदाहरण है। इसे आप पुनः चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। लेड एसिड यानी सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए डैश पानी का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग हम करते हैं। लेड एसिड बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बनाए रखने के लिए डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती, प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती, ये सारे पर निर्भर करती है। जबकि इसमें कोई नहीं है, जो कि यहाँ पर आप इसका आंसर डी दिया गया है। एक बार फिर से आपको बता दूं, लेड एसिड सेल की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल, डिस्चार्ज की दर और इलेक्ट्रोलाइट के तापमान तथा इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर करती है। आप ये पूरी जानकारी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। सही उत्तर इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यह प्रायः अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अकार्बनिक विलयन जैसे वनस्पति तेल, एल्कोहल, स्पिरिट आदि एवं अम्ल रहित विलयन जैसे कि अशुद्ध जल आदि विद्युत के इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं। विद्युत धारा जो होती है आपकी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जैसे कि I = Q/T होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नियम के सत्यापन के लिए तांबा और रजत यानी सिल्वर वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर फैराडे का दूसरा नियम के अनुसार। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फैराडे का नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा यानी धारा गुणे समय के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि M = IT, N = ZIT फार्मूला आपका होता है। जैसा कि फैराडे का दूसरा जो नियम होता है, नियमानुसार विभिन्न इलेक्ट्रोड से एक समय में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान के उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि फार्मूला आपका होता है M1/W1 = M2/W2 होता है। अगला प्रश्न, क्षारीय सेलों में निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल पाउडर का इस्तेमाल डैश के रूप में होता है। सही उत्तर धनात्मक प्लेट के रूप में होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल आमतौर पर डैश में किया जाता है। सही उत्तर मोटर में किया जाता है। जैसा कि अस्थायी चुंबक का इस्तेमाल विद्युत घंटी, विद्युत मोटर इत्यादि में होता है। अस्थायी चुंबक में
चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसकी कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, एक चुंबक इन्हें आकर्षित कर पाती है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, निकिल, कोबाल्ट और इस्पात को आपको यहाँ पर आकर्षित कर पाती है। जैसे कि एक चुंबक को आकर्षित करने के लिए फेरोमैग्नेटिक पदार्थ काम में लेते हैं, जैसा कि निकिल, कोबाल्ट और इस्पात काम में लेते हैं। इस प्रकार की चुंबकीय धारणशीलता अन्य उपलब्ध सभी चुंबकों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका बीएच वक्र अपेक्षाकृत मोटा होता है, जिसकी रिटेंटिविटी और कोवर्सिटी भी अधिक होती है। अगला प्रश्न, दो वस्तुओं P और Q पर तापमान के प्रभाव पर विचार करें। तापमान में वृद्धि के साथ पदार्थ P प्रति चुंबकीय हो जाता है, तो वहीं पदार्थ Q पर तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। अतः सही उत्तर, जो कि P अनुचुंबकीय और Q प्रतिचुंबकीय होता है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जैसे कि दो वस्तुओं P तथा Q पर तापमान में वृद्धि से P प्रतिचुंबकीय और Q में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। P अनुचुंबकीय तथा Q प्रतिचुंबकीय होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्न में से कौन से पदार्थ विषम चुंबकीय हैं। सही उत्तर, बिस्मथ, सल्फर, ग्लास जो है आपके विषम चुंबकीय होते हैं। जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि चुंबकीय पदार्थ के प्रकार यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में जो आते हैं, इसकी पारगम्यता बहुत अधिक होती है। जो कि इसके अंतर्गत यहाँ पर मैं बता दूं, लोहा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट होते हैं। अगला पॉइंट है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी विषम चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, इनकी जो पारगम्यता एक से थोड़ी कम होती है। जैसे कि बिस्मिथ, सल्फर, ग्लास, तांबा, लकड़ी, ये चुंबकित नहीं होते हैं, ये इनकी चुंबकीयशीलता बहुत कम होती है। अगला पॉइंट है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि इनकी पारगम्यता एक से कुछ अधिक होती है। जैसे कि एल्युमिनियम, टिन, मैग्नीशियम, प्लेटिनियम होते हैं। ये पूरे आप उदाहरण जरूर याद रख लें, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जो कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर पूछ लिया जाता है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है। आपको बताना इसमें कौन सा सत्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, KW बराबर KVA गुणे शक्ति गुणांक। यहाँ पर चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं फिर से एक बार। जैसे कि सक्रिय शक्ति यानी एक्टिव पावर तथा आभासी शक्ति यानी अपरेंट पावर के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। जैसे कि एक्टिव पावर की यूनिट जो होती है किलोवाट होती है, इसका वो देख सकते हैं, जो कि VI cos फाई होता है। अपरेंट पावर की जो यूनिट होती है KVA होती है, यानी किलो वोल्ट एम्पियर होती है। इसका फार्मूला होता है VI। शक्ति गुणांक यानी आपका यहाँ पर एक्टिव पावर बटे अपरेंट पावर होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार आपका दिया गया है। फार्मूले पर पूरा मान जैसे कि यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर cos थीटा आ जाएगी, जो कि इस प्रकार इसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, समांतर में जुड़े एक स्रोत मुक्त RLC नेटवर्क की नेपर आवृत्ति है। जैसे सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि 2/4 RC यहाँ पर आपका हो जाएगा। इस प्रकार आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, सिंगल फेज AC परिपथ में शक्ति का सूत्र क्या है। सही उत्तर, जो कि VI cos थीटा होता है। सिंगल फेज AC परिपथ में शक्ति का सूत्र P बराबर VI cos थीटा होता है। और थ्री फेज में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थ्री फेज पावर में आपकी जो पावर होता है परिपथ में, जो कि P बराबर √3 VL/IL यानी लाइन धारा और लाइन वोल्टेज के गुणे यानी cos थीटा के बराबर होती है। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, P बराबर √3 VL/IL cos थीटा होता है फार्मूला। यदि RLC परिपथ में कला यानी फेज एंगल अग्रगामी हो और निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर XC बड़ा होगा XL से। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि RLC परिपथ का फेज एंगल अग्रगामी हो तो XC बड़ा होगा XL से। XC का मान अधिक होने पर फेज कोण अग्रगामी प्राप्त होता है। XL का मान अधिक होने पर फेज कोण पश्चगामी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, डैश प्रकार के आग में झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक प्रयुक्त होते हैं। सही उत्तर वर्ग बी में। यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार है, वर्ग बी के आग में झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक प्रयोग में लाते हैं। इसको बुझाने में झाग बनाने के लिए खनिज तेल, साबुन आदि मिलाकर झाग उत्पन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न, श्रेणी ए की आग को कैसे बुझाया जाता है।
सही उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पानी को फेंक कर यानी पानी डालकर उसमें बुझा देते हैं। श्रेणी ए की आग को पानी को फेंक कर बुझाया जाता है। यह लकड़ी, कागज, जूट आदि में लगी आग होती है। अगला प्रश्न, लाइव इलेक्ट्रिकल उपकरण में विद्युतीय आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर क्लास सी का प्रयोग हम करते हैं। जो कि लाइव इलेक्ट्रिकल उपकरण में विद्युतीय आग लगने पर क्लास सी के अंतर्गत यानी क्लास सी के प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने चाहिए। जैसे कि क्लास सी के अग्निशामक यंत्र जो होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड बेहतरीन होता है। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सीढ़ी सबसे सुरक्षित है? सही उत्तर है जो कि फाइबर ग्लास की जो सीढ़ी है सबसे सुरक्षित होती है। फिर से एक बार आपको बता देते, विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय फाइबर ग्लास की सीढ़ी सबसे सुरक्षित होती है, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होती है। विद्युत संपर्क में आने पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगला प्रश्न जैसा कि इस प्रकार है, डेड डैश में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार हो सकती है। सही उत्तर लकड़ी, कागज और परिधान में आग लग जाए तो आप पानी से बुझा सकते हैं। जो कि लकड़ी, कागज और परिधान में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग, पानी की बौछार प्रभावी होता है, क्योंकि यह सब विषमवाहक इस प्रकार की आग वह कक्षा ए के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा? सही उत्तर कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो CTC अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड इसे पेट्रोल से लगी आग हेतु सर्वोत्तम माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, BIS के अनुसार यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण भार विद्युत धारा का डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1/5000 भाग होता है। जैसा कि BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा का पूर्ण भार विद्युत धारा 1/5000 भाग होता है। निम्न में से किसका भूयोजन यानी अर्थिंग की दृष्टि से महत्व है? सही उत्तर मानव जीवन और उपकरणों की बचाव, ये आपका सही है। जैसा कि अर्थिंग मुख्य रूप से मानव जीवन और उपकरणों के लिए बचाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विद्युत वायरिंग करते समय एक धातु भाग को उचित प्रकार के अर्थ करने का कारण अर्थ लीकेज धारा को निम्न प्रतिरोध विसर्जन पथ पर प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैसे कि किसी भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी डेड डैश से कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, BIS के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी डेड डैश से कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मानक के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और प्रत्येक वायरिंग में भू योजन यानी अर्थिंग संयोजन के लिए प्रयुक्त चालक तार का कुल प्रतिरोध ओम 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्लेट भूयोजन के लिए GI भूयोजन प्लेट का मानक आकार डेड डैश का होता है। सही उत्तर 60x60 सेंटीमीटर, जो कि कापर के लिए आपका इतना होता है 60x60x6.35 mm का होता है। ये आप जरूर याद रखें। अगर यहीं पर आपका होता है, जो कि यहाँ पर मैं बता दूँ, यहीं पर GI का होता, यानी यहाँ पर GI है, यहाँ पर कापर होता है, तो इसका आधा हो जाता, सिर्फ इसी का आधा हो जाता, बाकी ये सेम रहता है। चलिए यहाँ पर दिया भी गया, आप देख सकते हैं। प्लेट भूयोजन के लिए GI भूयोजन प्लेट का मानक आकार देख सकते हैं 60x60x6.35 mm होता है, तथा तांबे की प्लेट का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग जो है 60x60x3.16 होता है। ये आप मान जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एल्युमिनियम को 10 बार पदार्थ के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों वरीयता दी जाती है आपको बताना है। निम्न लागत के कारण इसको वरीयता दी जाती है। एल्युमिनियम को 10 बार पदार्थ के रूप में निम्न घनत्व के कारण वरीयता दी जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि सतत यानी कंटिन्यूटी बस के सरिये के वायरिंग हेतु किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है।
यानी सतत बस सरिये के वायरिंग हेतु एल्युमिनियम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम एक हल्का कंडक्टर होता है जो भार के क्रम एवं चालकता में चांदी के बाद बस वायरिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न, एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्युमिनियम कंडक्टर का वजन डैश होता है। सही उत्तर जो कि 50% होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एल्युमिनियम का घनत्व तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.70 ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तांबे का घनत्व तो यहाँ पर देख सकते हैं 8.96 ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता यहाँ पर देख सकते हैं 2.82 × 10⁻⁸ ओम इंटू सेंटीमीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है, सॉरी। कॉपर की प्रतिरोधकता जो होती है 1.68 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होती है। ये सारे मान आप जरूर याद रखें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एक ही विद्युत प्रतिरोध के लिए समान अनुप्रस्थ काट वाले एल्युमिनियम का चालक का वजन यहाँ पर देख सकते हैं 2.70 × 2.82 × 10⁻⁸ बराबर 7.6 × 10⁻⁸ का एक ही विद्युत प्रतिरोध के लिए समान अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के चालक का वजन यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार दिया गया, आप देख लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार यहाँ पर मान रख के निकाल लिया गया, जो कि मैंने आपको बता दिया, आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य और असत्य कथनों का निर्धारण करना है आपको, इसमें बताना कौन सा सत्य है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तांबे की चालकता एल्युमिनियम की चालकता से बेहतर होती है, ये तो बिल्कुल सही है। और एल्युमिनियम का घनत्व तांबे के घनत्व से अधिक होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता है। चलिए, जबकि यहाँ पर कम होता है। तांबे की चालकता एल्युमिनियम से अधिक होती है, वही एल्युमिनियम का घनत्व यहाँ पर देख सकते हैं 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तांबे का घनत्व यहाँ पर 8.96 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। अतः स्पष्ट है कि केवल कथन यहाँ पर फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है। यदि पीएन जंक्शन में पी टर्मिनल बैटरी के निगेटिव किनारे से जुड़ा हुआ है और एन टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव किनारे से जुड़ा हुआ है तो इसे डैश कहा जाता है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उल्टा झुकाव यानी रिवर्स बायसिंग कहा जाता है। ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यदि पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल बैटरी के निगेटिव और किनारे से जुड़ा हुआ है और एन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव किनारे से जुड़ा हुआ है तो इसे रिवर्स बायसिंग कहा जाता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड एक ओपन स्विच की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न, पी प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को डैश कहा जाता है। सही उत्तर होल्स कहते हैं। होल्स के बारे में यहाँ पर पी प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को होल्स कहा जाता है। पी प्रकार का अर्धचालक में तृतीय ग्रुप या 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कि बोरान, गैलियम, इंडियम ये होते हैं, और यह अशुद्धि स्वीकारक अशुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न, एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण है। सही उत्तर परिवर्तनों का संयोजन होता है इसमें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि एलईडी प्रकाश के उत्सर्जन होने का कारण परिवर्तनों का संयोजन होता है। एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। यह गैलियम आर्सेनाइड पदार्थ का बना होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि भूमिगत केबलों के मामले में बेल्ट और केबलों का उपयोग वोल्टेज के लिए किया जाता है। सही उत्तर 11 किलो वोल्ट तक किया जाता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर पूरी इसकी व्याख्या जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, भूमिगत केबल के लिए वोल्टेज सीमा का मान जो है 11 किलो वोल्ट तक होता है। सामान्यतः अंडरग्राउंड केबल का प्रचालन वोल्टता जो है सदैव 66 किलो वोल्ट से कम होना चाहिए। अंडरग्राउंड केबल की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ज्ञात रहें कि भूमिगत केबल की संस्थापन लागत ओवरहेड लाइन की तुलना में अधिक होती है। अगला प्रश्न, भूमिगत केबल के संबंध में कितने वोल्टेज के लिए आवृत केबलों का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि 22 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट तक किया जाता है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, जो कि भूमिगत केबलों के संदर्भ में 22 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट तक वोल्टेज के लिए आवृत केबलों का उपयोग किया जाता है। भूमिगत केबलों का फॉल्ट परीक्षण ब्रिज संतुलन विधि की सहायता से वार्ले तथा मुर्रे विधियों में से किया जाता है। इसकी लागत अन्य की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत केबलों में से एक प्रकार का दोष नहीं है? सही उत्तर चालक दोष नहीं है, जबकि आपका शॉर्ट सर्किट दोष होता है और ओपन परिपथ होता है, भू यानी अर्थिंग भी होता है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जो कि चालक दोष भूमिगत केबलों में से एक दोष का प्रकार नहीं है, जबकि अन्य सभी जैसे कि भू दोष, लघु परिपथ दोष तथा खुला परिपथ दोष भूमिगत दोषों का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भू दोष यानी अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है? सही उत्तर मुर्रे लूप परीक्षण का प्रयोग हम करते हैं। मुर्रे लूप परीक्षण का उपयोग केबल में भू दोष के स्थान पर पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, एक भूमिगत केबल में दोष का स्थान खोजने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? सही उत्तर मुर्रे पास लूप परीक्षण किया जाता है। एक बार आपको फिर से बता दूं, एक भूमिगत केबल में दोष के स्थान खोजने के लिए आमतौर पर मुर्रे लूप परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य परख भूमिगत केबल के लिए किया जाता है, जो कि वार्ले लूप टेस्ट होता है। अगला प्रश्न, निम्न और मध्यम और के नियंत्रण केबल को बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खाई की गहराई कितनी होती है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर 0.75 मीटर होती है। निम्न और मध्यम नियंत्रण केबलों को बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खाई जो है, खाई की गहराई 0.75 मीटर होती है। भूमिगत वायरिंग ओवरहेड की अपेक्षा अधिक महंगी होती है। अगला प्रश्न, आपको बताना है जो कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर और यहाँ पर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर यहाँ पर आपको बताना कितना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि 250 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर 250 डिग्री सेल्सियस का तापमान सह सकता है, इसका इतना तापमान होता है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थों की सहायता से बनाए जाते हैं, जैसे कि अर्धचालक आपका सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं इसमें। और ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल 2 जंक्शन वाली धारा नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जिसका प्रयोग प्रवर्धक आदि बनाने में किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जो कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर जंक्शन का प्रतिरोध होता है? सही उत्तर अधिक होता है बहुत। चलिए देख लेते हैं, जैसा कि एमीटर बेस जंक्शन को सदैव फॉरवर्ड बायस में किया जाता है, जबकि बायस कलेक्टर जंक्शन को सदैव रिवर्स बायस में किया जाता है। और इस स्थिति में जंक्शन के प्रतिरोध का मान उच्चतम होता है, जिससे बहुत सूक्ष्म मान की धारा माइनॉरिटी कैरियर द्वारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर जैसे कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल एमीटर बेस और कलेक्टर होते हैं, जो कि इस प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, एक वाणिज्यिक ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धक गुणांक के मान का प्रास डैश होता है? सही उत्तर 0.9 से लेकर 0.99 होता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। एक वाणिज्यिक ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धक गुणांक के परास का मान जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं 0.90 से लेकर 0.99 होता है, जो कि इस प्रकार दिया गया। धारा प्रवर्धक यानी अल्फा का बराबर IC/IE होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, कंड्यूट एल्बो आमतौर पर स्थित होते हैं? सही उत्तर तीखे सिरों पर स्थिर होते हैं। एल्बो आमतौर पर तीखे सिरों पर स्थित होते हैं, जहां पर घुमाव की आवश्यकता हो। इसमें कार्यशैली और भविष्य में गुणवत्ता संबंधित खींचतान नहीं रहती है। अगला प्रश्न दिया गया, जो कि यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा दिखाई दिया होगा, आप मैनेज कर लेना। जैसे कि बहुमंजिला इमारत के लिए किस प्रकार की वायरिंग उपयुक्त होती है? सही उत्तर ट्री सिस्टम प्रणाली का उपयोग हम करते हैं। जैसे कि ट्री सिस्टम यानी वृक्ष प्रणाली, इस प्रणाली में मेन सप्लाई का आरोही मेंस के साथ जोड़ने के लिए बस बारों के रूप में तांबा या एल्युमिनियम पत्तियों का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली बहुमंजिला इमारतों के लिए उपयुक्त होती है। रिंग प्रणाली में आपको देख सकते हैं, इस प्रणाली में 4 या 6 mm स्क्वायर की दो जोड़ी केबल होती है, जो कमरों में से चलती है और मेन सब बोर्ड में वापस लाई जाती है। यह प्रणाली महंगी होती है। IEE विनियम के अनुसार 100 mm स्क्वायर फ्लोर क्षेत्र का उसके भाग के लिए एक रिंग परिपथ होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वायरिंग सिस्टम नहीं है? सही उत्तर ग्रिड सिस्टम, जो आपका एक वायरिंग सिस्टम नहीं होती है। ग्रिड सिस्टम एक वितरण सिस्टम प्रणाली है, अतः यह एक वायरिंग प्रणाली सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संस्थापन प्रकार नहीं है? सही उत्तर सीरीज संस्थापन एक प्रकार नहीं है।
जबकि यहाँ पर प्रत्यक्ष संस्थापन, समांतर संस्थापन, सिंगल लोकेशन संस्थापन होता है। प्रत्यक्ष संस्थापन, समांतर संस्थापन, सिंगल लोकेशन संस्थापन, ये सभी प्रकार के संस्थापन के प्रकार, जबकि सीरीज संस्थापन प्रकार आपका नहीं है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर डायग्राम आप पहले देख लीजिए, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर सब सर्किट यानी लिंक, स्विच, कटआउट, उपरोक्त वायरिंग के आरेख में किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली दर्शाई गई है? सही उत्तर ट्री प्रणाली आपकी दर्शाई गई है। अगला प्रश्न जैसे कि इस प्रकार है। जैसे कि आपको बता दूं, निम्नलिखित में से एक युग्मित एम्पलीफायर संबंधित है। सही उत्तर जो कि प्रत्यक्ष युग्मित एम्पलीफायर एक संबंधित है। देखते हैं यहाँ पर इसकी पूरी व्याख्या। प्रत्यक्ष युग्मित एम्पलीफायर एक युग्मित एम्पलीफायर संबंधित है। एम्पलीफायर युग्मन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जो कि युग्मन एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर युग्मन, प्रत्यक्ष युग्मन। इनका उपयोग इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, क्लास सी एम्पलीफायर की कार्य दक्षता निम्न में से कितनी है? सही उत्तर जो कि 70 से 75% तक होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर क्लास सी की दोस्तों यहाँ पर कम दी गई है, जो कि क्लास ए की 25%, अधिकतम 50% होती है, और क्लास बी की 78.5% होती है। क्लास सी की एम्पलीफायर की जो दक्षता होती है 87.5% दी गई है, और इस सबसे अधिक कार्य क्षमता क्लास सी एम्पलीफायर का होता है। इसलिए विकल्प के अनुसार यहाँ पर 70 से 75% यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के शक्ति एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के लिए आउटपुट धारा प्रवाहित होती है? सही उत्तर जब आपका पूरा चक्र 360 हो जाता है तभी इसमें धारा प्रवाहित होगी क्लास ए में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सीरीज ए एम्पलीफायर में सिग्नल वोल्टेज इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि इनपुट सिग्नल के पूरे समय के कलेक्टर धारा प्रवाहित होती रहे। इस एम्पलीफायर की फिडिलिटी सर्वोत्तम और डिस्टॉर्शन तथा आउटपुट पावर कम होती है। इसकी दक्षता जो है 20 से 30% होती है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपको लाइक करना चाहिए और अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इसमें कई किताबों का संग्रह है। आप कई किताब मान लो मत खरीदिए, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा इलेक्ट्रीशियन और सारी किताबें कवर हो जाएंगी। इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप ये सारी क्लासें देख लेंगे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर, तो मान लो आपका पूरा इलेक्ट्रीशियन, आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर आपको पूरा इलेक्ट्रीशियन कवर करा दिया जाएगा। चलिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, हमारा चैनल भी थोड़ा बड़ा हो। चलिए, डीसी मशीनों में वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या क्या है? सही उत्तर 2 होती है। डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें समांतर पथों की संख्या, यहाँ पर लैप में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या बराबर होती है। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। अगला प्रश्न, डीसी मशीनों के संदर्भ में लैप वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या सदैव पोल्स की संख्या तथा ब्रशों की संख्या डैश है। सही उत्तर के बराबर होती है। इस प्रकार देखते हैं, डीसी परिपथों मशीनों में लैंप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या एवं पोलों की संख्या के बराबर होती है। लैंप वाइंडिंग आर्मेचर में समांतर क्रम में संयोजित की जाती है, जबकि वेव वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग को कहते हैं। इसमें समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 रखी जाती है। अगला प्रश्न, 6 पोल डीसी मशीन के आर्मेचर में दीप लैंप कुंडली, इस मशीन के कितने समांतर पथ हैं? सही उत्तर जो कि 12 हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि P बराबर 6 ज्ञात रहे लैंप को वाइंडिंग समांतर प्रकार की संख्या होती है। सिंपल लैंप वाइंडिंग में यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया, ये सिंपल है तो इस प्रकार यहाँ पर 6 का 6 ही हो जाएगा। अगर डुप्लेक्स यहाँ पर 12 हो गया और सिंप्लेक्स होता तो यहाँ पर 6 हो जाता, ट्रिप्लेक्स होता तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देते। अगला प्रश्न, 4 पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड में आर्मेचर समांतर पथों की संख्या कितनी है? सिंपल सा है, 4 ही होगी। अगर डुप्लेक्स होता तो 8 हो जाती। हम जानते हैं कि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में स्लॉटों की संख्या, कॉइल्स की संख्या और सेगमेंटों की संख्या के बराबर होती है। इससे कम्यूटेटर पिच 1 होता है। अगला प्रश्न,
एक डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग के वायर के लिए पदार्थ के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि सत्तर जो कि एल्युमिनियम कंडक्टर द्वारा एक बड़ी वाइंडिंग जगह ले जाती है और ज्वाइंट समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, यहाँ पर पूरी व्याख्या देख लेते हैं। एक डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग के वायर के लिए पदार्थ के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि एल्युमिनियम कंडक्टर द्वारा एक बड़ी वाइंडिंग जगह ले जाती है, ज्वाइंट की इसमें समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, फेज शिफ्ट आरसी दोलित्र में पुनः निविष्ट वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर, 3 प्रतिरोधों एवं 3 संधारित्रों से प्राप्त किया जाता है। एक बार देखते हैं, फेज शिफ्ट आरसी दोलित्र में पुनः निविष्ट वोल्टेज तीनों प्रतिरोधकों एवं 3 संधारित्रों से प्राप्त किया जाता है। फेज शिफ्ट प्रकार के परिपथ में 180 कलांतर पर धनात्मक पुनः वोल्टेज पैदा करने एवं आकृति के मान निर्धारित करने के लिए प्रतिरोधकों एवं संधारित्र एक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यह परिपथ फेज शिफ्ट आरसी दोलित्र परिपथ कहलाता है। इस परिपथ को आईसी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मल्टी वाइब्रेटर दोलित्र परिपथ का प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर में। देख लेते हैं पूरी जानकारी। मल्टी वाइब्रेटर दोलित्र परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का दोलित्र है जो कि मूल आवृत्ति के साथ अनेक हार्मोनिक आवृत्तियां पैदा करता है और इसलिए इसका नाम मल्टी वाइब्रेटर रखा जाता है। इस परिपथ की एक विशेषता यह है कि इसे बाह्य सिंक पल्स या ट्रिगर पल्स प्रदान करने के लिए यह पल्स की आवृत्ति पर दोलन करने लगता है। अगला प्रश्न, विद्युत दोलित ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को डैश डैश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सही उत्तर, प्रत्यावर्ती धारा। देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि विद्युत दोलित ऊर्जा रूपांतरण स्विच के रूप में कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। निम्न आवृत्ति की प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तो प्रत्यावर्ती उत्पन्न की जा सकती है, परंतु किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज तथा गीगा हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत धारा पैदा करने के लिए ट्रांजिस्टर युक्त प्रयोग किया जाता है जो कि दोलित्र कहलाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सा संकेत इंगित करता है? सही उत्तर, अंगूठा गति और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र और मध्य उंगली जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार देख सकते हैं, जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मोटर में चालक पर लगने वाले बल के घुमाव की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, तर्जनी फ्लक्स तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा वोल्टता अर्थात धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किनके बीच संबंध को दर्शाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बल की दिशा एवं धारा की दिशा, फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है। जैसा कि नीचे दिया गया कौन सा व्यंजक किसी चालक में अधिकतम प्रेरित विद्युत दाहक बल को दर्शाता है? सही उत्तर, BLV को दर्शाता है। फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर BLV साइन थीटा होता है, जो कि यहाँ पर साइन का अधिकतम मान 1 होता है, जो कि इस प्रकार रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, डीसी मोटर में एक परिदृश्य पर विचार करें जब एक कंडक्टर जिसकी लंबाई L तथा एक चुंबकीय क्षेत्र जिसकी ताकत H है, चुंबकीय घनत्व इतना है, के अंदर रखा गया है और करंट कंडक्टर के माध्यम से बह रहा है, तो उस बल पर F की भयावह क्या होगी? फार्मूले पर मान रखेंगे तो यहाँ पर F बराबर BIL साइन थीटा, यानी इसका फार्मूला होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इसका पूरा फार्मूला आप इसे याद रख सकते हैं। 10 HP और 250 वोल्ट विद्युत धारा यानी डीसी मोटर का पूरे भार फुल लोड का करंट लगभग होगा। I बराबर फार्मूला ऑफ P/V होता है, मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका यहाँ पर लगभग 30 एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। जैसे कि कंड्यूट वायरिंग में कपलर, बैंड, जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने पर उक्त से प्रथम सैंडल की दूरी डैश डैश होनी चाहिए। सही उत्तर, 30 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। कंड्यूट वायरिंग में कपलर, बैंड, जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने वाले पर उक्त से प्रथम सैंडल की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा प्लास्टिक के बाद वायरिंग का शेष कार्य पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार की वायरिंग को डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न,
3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेज तार को संयोजित करना चाहिए। सही उत्तर निचले दाएं पिन से संयोजित करना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दूं 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रण फेज तार को निचले दाएं पिन से संयोजित करना चाहिए तथा अर्थ चालक में कोई फ्यूज या स्विच आदि संयोजित नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए बैंड लैंप परिपथ चालू नहीं होता है। आप पाते हैं कि स्विच 2 और 3 को दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंपों के टर्मिनल पर प्रणाली तथा अर्थ पॉइंट के क्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई को भी संयोजित करने के बाद निम्न में से जांच करोगे। क्या जांच करोगे, यहाँ पर आपको देखकर बताना है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर देख लीजिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। इसका सही उत्तर जैसे कि लैंप में न्यूट्रल कंडक्टर की कंटिन्यूटी यानी निरंतरता जांच कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि 12 पोल वाला अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न करना है तो इसे निम्न गति पर घूमना चाहिए। सही उत्तर फार्मूले पर मान रखना है। 12 पोल हैं 50 हर्ट्ज, इस फार्मूले पर 50 हर्ट्ज रखेंगे, पोल 12 रखेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर 500 आरपीएम राइट उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है। एक 12 पोल तुल्यकालिक मशीन 2 पोल मशीन के साथ तुल्यकालत्व के चालित है और समान आपूर्ति में लाइन से जुड़ी 12 पोल मशीन डैश पर चलेगी। सही उत्तर जो कि 2 पोल मशीन की गति की 1/6 गति पर चलेगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं फार्मूले पर जो कि इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न, 2 प्रत्यावर्तित यांत्रिक रूप से युग्मित है। यदि क्रमशः 40 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज पर शक्ति का वितरण करते हैं तो समुच्चय की उच्चतम गति क्या है। फार्मूले पर मान रखना जो कि यहाँ पर 2400 आरपीएम, यहाँ पर 3000 आरपीएम। इनका जो अंतर आपका निकल कर आ जाएगा दोनों का जो कि 600 आरपीएम हो जाएगा। चलिए इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया है। 50 हर्ट्ज वाला एक प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेटर सबसे अधिक संभव गति से चलेगा यदि इसे ध्रुव के लिए वाउंड किया जाता है। सही उत्तर जो कि 2 इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार यहाँ पर निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दे दिया। यहाँ पर अधिकतम गति के लिए 2 ही पोल होने चाहिए, ज़्यादा कर दोगे तो कम हो जाएगी। 4 पोल के लिए आपकी 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए 1500 आरपीएम की गति होती है। 2 पोल की आपकी 3000 आरपीएम होती है। जैसे कि 230 वोल्ट रेटिंग की 9 वोल्ट कुंडली किस तरह से स्टार्टर से जुड़ी होती है। सही उत्तर एक फेज और एक न्यूट्रल से जुड़ी होती है। 9 वोल्ट कुंडली एक फेज और न्यूट्रल पर सीधे ही स्टार्टर से जुड़ी होती है या फील्ड वाइंडिंग के सीरीज से जुड़ी होती है। यह कुंडली सिलिकॉन मिश्र धातु पत्तियों पर कुंडलित होती है। इसके 2 कार्य होते हैं इस प्रकार जैसे कि प्रथम प्रारंभ भुजा को चुंबकीय बल द्वारा मोटर की गति स्थिति में ऑन स्टैंड पर पकड़े रखना तथा दूसरी सप्लाई चली जाने पर अनुचुंबकीय होकर भुजा को छोड़ देना ताकि स्प्रिंग दाब के कारण आप स्थिति में चली जाए। अगला प्रश्न, चलते समय डीसी मोटर में विद्युत चुंबकीय बल प्रेरित करने के का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करना होता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जब डीसी मोटर की सप्लाई दी जाती है तो मोटर का आर्मेचर बल आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र घूमने लगता है। जब आर्मेचर मुख्य क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखा यानी फ्लक्स को काटने जिसके कारण मोटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जिसकी वोल्टता प्रयुक्तता में विपरीत होती है तो इस वोल्टेज को विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं जो कि इस प्रकार फार्मूला दिया गया है। अगला प्रश्न, इंटरपोल का उपयोग करने से क्या उद्देश्य है। सही उत्तर कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करना इसका प्रयोग होता है। जैसा कि इंटरपोल छोटे अतिरिक्त ध्रुव होते हैं, इन्हें मशीन के ढांचे मुख्य ध्रुवों के बीच मोटे विद्युतरोधी तारों द्वारा बनाकर आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। इस प्रकार इसमें द्वारा चुंबकन तथा क्रॉस चुंबकन प्रभाव बिल्कुल समाप्त किया जाता है जिससे कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया जैसे कि यहाँ पर यदि किसी डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर की धारा 50% कम कर दी जाए तो उस मोटर की बल आघूर्ण डैश होगी। सही उत्तर पिछले मान का 25% होगी। अगला प्रश्न दिया गया जो कि एक रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर के स्टार्ट अप के दौरान सेंट्रीफ्यूगल स्विच डैश है जब तक कि मोटर गति न पकड़ ले।
सही उत्तर जो कि बंद हो जाता है और स्टार्ट वाइंडिंग को केवल तब तक कनेक्ट किया जा रहता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो कि एक रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर के स्टार्टअप के दौरान सेंट्रीफ्यूगल स्विच बंद हो जाता है और स्टार्ट वाइंडिंग को केवल एक तब तक कनेक्ट किया रहता है तब तक कि मोटर की सिंक्रोनस गति 75% गति पकड़ ना ले। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर में संधारित्र यानी कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर फेज को विभक्त करने के लिए फेज को विभक्त करना इसका काम होता है। सिंगल फेज मोटर में संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्रयोग फेज को विभक्त करने के लिए किया जाता है। साथ ही यह कार्य इसलिए होता है क्योंकि स्वतः प्रेरित नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करते समय सबसे सस्ती और सबसे उपयुक्त विधि है? सही उत्तर कैपेसिटर स्टार्ट विधि होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर सबसे सस्ती है? सही उत्तर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सबसे सस्ती होती है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का कार्य क्या है? सही उत्तर उच्च प्रवर्तन यानी स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना है। जैसा कि सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर का कार्य उच्च बलाघूर्ण यानी प्रवर्तन आघूर्ण यानी स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न, कैपेसिटर के प्रारंभ में और मोटर को चलाने में सहायक घुमावों के साथ सीरीज में चल रहे कैपेसिटर का कार्य डेड डैश है। सही उत्तर शक्ति घटक को सुधारना होता है जो कि इस प्रकार है। कैपेसिटर के प्रारंभ और मोटर को चलाने में सहायक घुमावों के साथ सीरीज में चल रहे कैपेसिटर का कार्य घटक को सुधारना होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यहाँ पर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कि एमपी का है, कोई भी स्टेट में हो, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित एग्ज़ाम हो, आप इस सीरीज को देखकर चले जाना, आपका एग्ज़ाम कंफर्म यहीं से क्लियर हो जाएगा। और सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो टेक्निकल काफ़ी इजी आता है, जो कि सेल वगैरह में देख रहे होंगे। इसरो में थोड़ा पूछा जाता है, इसरो में बढ़िया पूछा जाता। पीजीसीआईएल का आपका एग्ज़ाम आपकी अच्छा आया था, मान लो पेपर अच्छा आया था, उसका जो लेवल काफ़ी अच्छा था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे लेवल यहाँ पर हमने कराया है। अगर इसके सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि कोई भी ऐसा प्रश्न भी नहीं है जो कि सभी बार बार रिपीट हो रहा हो, सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अधिकांशतः प्रयुक्त वाट मीटर होता है? सही उत्तर जो कि डायनमोमीटर किस्म का होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अधिकांशतः प्रयुक्त वाट मीटर डायनमोमीटर का होता है क्योंकि इसमें चुंबकीय मंदाय तथा भंवर धारा त्रुटियाँ नहीं होती हैं तथा इसमें स्तर की परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो कि 3 फेज परिपथ में पावर मापने के लिए 1 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर सभी 3 फेज में लोड संतुलित हो, इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि 3 फेज परिपथ में पावर मापने के लिए 1 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। सभी तीनों फेज में लोड संतुलन हो तो 2 वाट मीटर तथा 3 वाट मीटर का प्रयोग बैलेंस तथा अनबैलेंस दोनों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, मेगर मूलतः एक है? सही उत्तर जो कि गतिमान कुंडली किस्म का माप यंत्र है। यहाँ पर हम देखते हैं मेगर मूलतः एक गतिशील कुंडली किस्म का माप यंत्र होता है। मेगर की गति 160 आरपीएम होती है। अगला प्रश्न, हिस्टैरिसीस और भंवर धारा हानि निम्नलिखित में से न्यूनतम होती है? सही उत्तर गतिमान कुंडली यानी स्थायी चुंबक माप यंत्र होता है। अगला प्रश्न, स्टार डेल्टा स्टार्टर का ओवरलोड रिले कितना होता है? सही उत्तर फुल लोड करंट का 58% होता है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है। स्टार डेल्टा का प्रयोग सामान्यतः 10 HP क्षमता की मोटर के लिए किया जाता है। इसमें पहले मोटर को स्टार्टर संयोजन में स्टार्ट किए जाते हैं, फिर उसे डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे प्राप्त वोल्टता इनपुट जो है 1/√3 गुना रह जाती है। यह कहे कि मान इसका फुल लोड का 58% दर्शाती है। अगला प्रश्न, स्टार डेल्टा प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही। प्रवर्तन के लिए एक स्विच स्टार में मोटर को जोड़ता है और फिर सामान्य प्रचालन के लिए डेल्टा में जोड़ता है।
तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, बिल्कुल ये आपका कथन सही है। परिवर्तन यानी स्टार्टर के लिए एक स्विच डेल्टा के मोटर को जोड़ता है और फिर समान प्रचालन के लिए स्टार में जोड़ता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। बाद में डेल्टा में जोड़ता, पहले स्टार में चालू करता है। यह 57.7% अनुपात के साथ स्वपरिणामित के बराबर होता है। ये आपको बताना है इसमें कौन से कथन सही है। जैसे कि यहाँ पर ए और सी दोनों सही है, जबकि आपका बी आपका कथन गलत है। यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार है, 3 फेज प्रेरण इंडक्शन मोटर जिसकी रेटिंग 10 किलोवाट से अधिक होती है, तो वहाँ स्टार डेल्टा परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। या इस प्रकार के एक स्विच स्टार में मोटर को जोड़ता है और फिर प्रचालन सामान्य प्रचालन के लिए डेल्टा में जोड़ता है। यह 57.7% अनुपात के साथ स्वपरिणामित परिवर्तन के बराबर होता है। अगला प्रश्न, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किस में किया जाता है? संयुक्त 3 फेज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्टार प्रकार का स्टार्टर प्रयोग 3 फेज इंडक्शन को प्रारंभ करने में किया जाता है। इस प्रकार का स्टार्टर प्रायः 10 HP तक की 10 HP से अधिक यानी 10 हॉर्स पावर की मोटर में प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में मशीन प्रारंभ में स्टार्स में कनेक्ट की जाती है तथा पूर्णतः रनिंग अवस्था में आने पर इसे डेल्टा में कनेक्ट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, मोटर परिवर्तन यानी मोटर स्टार्टिंग सर्किट में निम्नांकित प्रतीक की पहचान करना है। सही उत्तर स्टार डेल्टा प्रवर्तक आपका दिया गया, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर है। मोटर परिवर्तन यानी मोटर स्टार्टिंग सर्किट में प्रयुक्त प्रतीक स्वर डेल्टा स्टार्टर प्रवर्तक इस विधि में पहले परिपथ स्टार में संयोजित रहता है। इसके बाद सामान्य प्रचालन में डेल्टा युग्मित कर दिया जाता है। आरंभ में स्टार का उद्देश्य मशीन को धारा को कम करना होता है। अगला प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है? सही उत्तर ज्योति का फ्लक्स का मात्रक दिया गया है। किसी ल्यूमेन वस्तु का ज्योति वस्तु में प्रति सेकंड ल्यूमेन प्रकाश तरंगों के रूप में जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे ल्यूमेन फ्लक्स कहते हैं। इसकी इकाई जो होती है ल्यूमेन होती है। 1 ल्यूमेन बराबर 0.0016 वाट होती है। अगला प्रश्न, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित में से डेड डैश का मुख्य इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग होता है। सही उत्तर टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। जिससे कि उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप टंगस्टन को मुख्य इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें सहायक इलेक्ट्रोड भी प्रयोग होता है जो ऊपरी मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ लगा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लैंप का प्रचालन काल न्यूनतम होता है। सही उत्तर फ्लोरोसेंट लैंप का प्रचालन काल न्यूनतम होता है। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप का यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लैंप का जीवन काल घंटे में दिया गया है। फ्लोरोसेंट यहाँ 15,000 घंटे, मरकरी वेपर लैंप 20,000 घंटे, सोडियम वेपर लैंप 24,000 घंटे, LED का 50,000 घंटे होता है। इस प्रकार सभी का देख सकते हैं। अगला प्रश्न, पृष्ठ से दूरी D पर रखे प्रकाश स्रोत के कारण पृष्ठ दीप्त डेड डैश पर परिवर्तित होती है। सही उत्तर 1/D² इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर।